हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सिंबल इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत है। और ये वीडियो एक तरह की ऑनलाइन ट्यूटोरियल है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ और नहीं, ग्रामर होगा। और ग्रामर में देखिए, मैंने आप लोग को ऑप्शन में यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे जो पार्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ग्रामर फॉर ऑल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वीडियो है दूसरी क्लास से लेकर के आप 12 क्लास तक के या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक के लेवल में कोई भी एग्जाम्स में आप इसको क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते इनके जो मेन पॉइंट्स है उसको आप लोग याद रखेंगे और उसके बाद क्या चीजें इसका बहुत ही आपको इसका फायदा हो सकता है। ठीक है, देखिए अब नीचे लिखी हुई पार्ट 1 जो कि आप लोगों को ये पार्ट वाइज मैंने बना दी ताकि आप लोगों को बाद में या फिर कभी भी अभी आप नोट करने के लिए बैठे हो तो या फिर आप नहीं बैठे हैं तो आप एक कॉपी कलम ले सकते हैं और उस पर नोट करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ग्रामर पढ़ते जाएंगे, जिससे कि क्या चीज होगा कि हम लोग के दिमाग में जाते रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आप लोग के सामने लिखा हुआ है वो है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है भाषाओं का मिश्रण है। अब देखिए, आप जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जब आप पढ़िएगा तो आपको इसमें पता चलेगा इंग्लिश एक मात्र अपनी भाषा नहीं है। इंग्लिश भाषा में फ्रेंच भी है, इंग्लिश भाषा में लैटिन भी है, ग्रीक भी है, तो पर्शियन संस्कृत भी है। बहुत तरह की चीजें आप जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में पढ़िएगा को पता चलेगा। इसलिए आप यहाँ पर साफ ये बात याद रखिए कि इंग्लिश अपनी खुद की भाषा है ही, लेकिन ये एक तरह का मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। मतलब कैसे से आप इसको कह सकते हैं कि ये बहुत सारे भाषाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए दूसरी बिंदु अब यहाँ पर हम लोग के स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब आप लोग सुने होंगे हिंदी में इकाई बोलते हैं। इकाई मतलब जहां से वो स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश भाषा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ और नहीं, वो एक तरह का अल्फाबेट है। और अल्फाबेट आप लोग शायद जानते होंगे, ABCD से लेकर Z तक जो होता है वो उसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट इज सेंटेंस। मतलब कि जैसे ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कभी भी मन में क्वेश्चन आता है या फिर आपको पूछा जाता है या फिर आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस कुछ और नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का ये लार्जेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फाबेट है और लार्जेस्ट यूनिट कुछ और नहीं, वो सेंटेंस है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या चीज बोलते हैं, वाक्य। और वाक्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इससे तो आप लोग परिचित है भी। चलिए आइए उस पर दूसरी बिंदु जो है बहुत सामान्य बिंदु है, जो कि आप लोग आज से बहुत बच्चों से पढ़ते हुए आए होंगे कि देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब क्या हुआ कि उसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स में जो कि A to Z होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स मतलब अक्षर होता है। ये याद रखिए कि लेटर्स और अल्फाबेट्स में अंतर होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट्स वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है, इसीलिए कि जेड तक आप उसको अल्फाबेट्स कर सकते हैं। लेकिन लेटर मतलब उनमें से कोई एक होता है तो उसको हम लोग लेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसको लेटर का मतलब एक तरह से आप लोग जानते हो पत्र भी होता है, लेकिन पत्र यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर आपको अक्षर लेना है। चलिए अगला बिंदु जो आप लोग के सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे, देयर आर 5 वाउल्स। इसको वॉवेल नहीं पढ़ना है, इसको कुछ लोग ऐसे कुछ स्टूडेंट्स इसे वॉवेल पढ़ते हैं। ये वॉवेल नहीं होता, ये वाउल्स पढ़ा जाता है इसको। तो वाउल्स एक तरह का साउंड जिसको हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। तो ये देयर आर 5 वाउल्स जिसको बोलते हैं लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि AEIOU आप लोग ये जानते भी होंगे। चलिए अगला बिंदु जो आप लोग के सामने लिखा हुआ है, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स। मतलब क्या हुआ कि आप लोग के इंग्लिश भाषा में 21 व्यंजन वर्ण होते हैं, या इंग्लिश वर्ण बोल सकते हैं, या इंग्लिश भाषा में कितने, तो 21 व्यंजन अक्षर होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ वाउल्स। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वाउल्स को छोड़ करके जितने होते हैं वो सारे क्या चीज हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आप लोग को ये याद रखना कि इसी कॉन्सोनेंट में 2 होता है सेमी वाउल्स। वो भी एक तरह का क्या चीज होता है कि इसमें आधा आंशिक रूप से, मतलब आधा रूप से हम लोग उसको वाउल्स के रूप में पढ़ते हैं और आधा एक तरह से देखा जाए तो वो कॉन्सोनेंट के रूप में पढ़ते हैं, उसको हम लोग सेमी वाउल्स पढ़ते हैं। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग ने जब लेटर्स पढ़ लिया तो यूनिट पढ़ने के बाद हम यूनिट का यूज किस में करेंगे। देखिए एक सीढ़ी से पढ़ते जाइए। सीढ़ी मतलब मेरे कहने मतलब अब लेटर पढ़ रहे हो तो लेटर के बाद आप उसका यूज क्या चीज करोगे। अब जैसे मान लीजिए पन्ना है तो पन्ना को हमने क्या चीज से एक जगह गैदर किया तो वो एक तरह का क्या बन जाता है, कॉपी बन जाता है। फिर कॉपी में हम लोग ने कुछ लिख दिया तो एक तरह का क्या चीज, नोट्स बन जाता है। तो उसी तरह से तो यहाँ हम लेटर्स पढ़ रहे हैं तो लेटर्स का यूज हम किस में करेंगे, तो वर्ड्स का
वर्ड्स का फॉर्मेशन करने में करेंगे, जैसे आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। अगर एक वर्ड को अगर आप देखेंगे तो लेटर्स का ही वो ग्रुप होता है, बहुत सारे ग्रुप है, जैसे आप लोग एग्जांपल में दी हुई है BOY। बी एक तरह का अल्फाबेट है, O एक अल्फाबेट है, Y भी एक अल्फाबेट है। तो ये एक तरह से देखिए जब तीनों गैदर हो गए, मतलब एक जगह जब जमा हो गए, तब एक मीनिंग आता है इसका मीनिंग होता है लड़का। उसी तरह से पेन है, डॉग है, इसमें भी बहुत सारे मतलब एक तरह आप लोग देख सकते हैं लेटर्स का यूज करके एक वर्ड बनाया गया, इटीसी दैट इज एक्सेट्रा, इसी को इत्यादि बोलते हैं। चलिए अब आगे जो बिंदु आप लोग के सामने स्क्रीन पे है वो है सेंटेंस, जो कि मैंने आपको कुछ समय पीछे मैंने आपको बताई थी, जो कि आप लोग स्क्रीन पर फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज सेंटेंस, मतलब आप लोग के इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो उसी को क्या चीज कहा जाता है कि हम लोग उसको कहते हैं एक तरह का सेंटेंस। तो सेंटेंस कुछ और नहीं होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब एक वाक्य जो होता है वो कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब शब्दों का वो समूह होता है जिसमें कि हम लोग एक सही मीनिंग आता है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सार्थक अर्थ। ठीक है, मतलब वह समूह, मतलब शब्दों का वह समूह जो किसी भी वाक्य में माने या किसी भी तरह का सही अर्थ देता है, सार्थक अर्थ देता है, उसी को वाक्य कहा जाता है। देखिए सेंटेंस भी बहुत तरह के टाइप्स हो जाएंगे आपको, जो कि आप लोग कभी सुनेंगे एसर्टिव सेंटेंस, हाँ, उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस टाइप का जो होता है। हाँ, तो ये सारे चीज इसी के अंदर आते हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ग्रामर के पार्ट्स में है, उसको आप लोग को याद रखनी है। चलिए देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ राम राइट्स ए लेटर। एक और बात देखिए, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो अंग्रेजी भाषा में अगर आपको कोई वाक्य तैयार करना है तो एक शॉर्टकट जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है क्या, कुछ और नहीं, एक नॉर्मल फॉर्मूला बोल सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं वो है SVO। एस मतलब सब्जेक्ट, उस बाद वी मतलब हो गया वर्ब और ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। इससे क्या चीज है कि आप इंग्लिश के माने ज्यादातर इंग्लिश वाक्य इसी फॉर्मूला पे क्या चीज होता है कि बन जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके डील कर लेंगे। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। हाँ, तो सेंटेंस के बाद जो पॉइंट आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है सब्जेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब ये कर्ता होता क्या, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा SVO, एस मतलब होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब करता है। मतलब अब यहाँ पर इसका मीनिंग जैसे होता है कि अगर कोई भी जैसे वाक्य आप बोल रहे हो या किसी को आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोलेंगे तो कोई ना कोई वाक्य बोलेंगे ना, तो वाक्य में जो कोई काम करता है ना उसी को बोलते हैं क्या चीज कि वह सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यही चीज आप लोग के सामने लिखी हुई है, ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। अर्थात क्या हुआ कि एक कोई सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ और नहीं कि एक एक्शन का, कोई भी आप एक्शन करते हो, जैसे खाना खा रहे हो तो कौन खाना खा रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति खा रहा होगा, तो वही हो जाता है क्या चीज बाबू कि एक तरह का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, देखिए मैंने नोट में कुछ लिखा है कि प्राय किसी भी वाक्य में हु कौन से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का कर्ता होता है, अर्थात सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि कोई किसी भी वाक्य में अगर आपको कोई पूछता है कौन, तो ये कौन जो आया तो उस जगह पर कोई और नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखी। राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मार दिया। तो यहाँ पूछा जा सकता है हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, तो यहाँ पर ये हु कोई और नहीं तो सब्जेक्ट ही लेगा, जिसको मैंने लिखा है राम सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं वर्ब, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था SVO। तो एस को हम लोग ने थोड़े मोटा मोटी नॉलेज में हम लोग ने इसको ले लिया। आइए अब कुछ मोटा मोटी नॉलेज में वर्ब को लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। दैट मीन्स क्या चीज है, अब एक वर्ब जो होता है, कोई भी अब जैसे सब्जेक्ट हुआ, आप ही हुए या मैं हुआ, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ तो आई एम वर्किंग, तो मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये इस तरह की चीजों को ही वर्ब कहा जाता है। वर्ब एक तरह का पर्टिकुलरली एक्शन होता है कि जैसे आप लोग देखते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अभी इस दुनिया में, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, नॉन लिविंग को छोड़कर की बात कर रहा हूं मैं, तो जितने भी लिविंग मतलब वो सजीव प्राणी जो होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, और उन्हीं के ये सब काम को कुछ और नहीं कहा जाता है, एक तरह का वर्ब कहा जाता है, जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। ए वर्ब इज एन एक्शन, मतलब ये एक तरह का क्रिया है, एक कार्य है, जो कि कार्य है या फिर एक तरह से पोजीशन स्थिति है ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नोट को भी आप लोग देख लीजिए साथ में कि
क्या लिखी हुई है ये देख लीजिए कि प्राय हिंदी का वह वाक्य, नोट पे देख सकते हैं आप लोग, प्राय हिंदी का वह वाक्य, देखो वह वाक्य नहीं, सॉरी, प्राय हिंदी का वह शब्द है जिसका अंत ना से होता है, हाँ, जिस उसे क्रिया के श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात ये मतलब हुआ मेरे कहने मतलब नोट में कि आप मान लीजिए कि किसी भी वर्ड का मीनिंग जो आप अर्थ देखते हो, अगर उसके अर्थ में ज्यादातर ना, ऐसे तो नहीं भी होता, नाम तो एक तरह का उसमें ना यदि आता है, तो वो तुम्हारा ज्यादातर हो जाता है क्या चीज की, एक तरह का वर्ब हो जाता है, क्रिया हो जाता है। जैसे आप लोग खाना, रोना, गाना देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम एग्जाम्पल मैंने दी हुई है। गम मतलब होता है आना, देख सकते हैं ना लास्ट में आ रहा है। दूसरी में जो जाना देख सकते हैं, इसमें ना आ रहा है लास्ट में। खेलना, इसमें भी ना आ रहा है लास्ट में। तो ये एक तरह से देखिए, जिस भी शब्द का अर्थ ना आता है प्राय, तो उस तरह के चीजों को हम लोग क्रिया भी कर सकते हैं। ये एक तरह का ट्रिक है छोटा सा, जिससे कि आप लोग को बिल्कुल ही दिमाग में रख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जिसका मीनिंग में ना आता है, जैसे स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना, तो तना एक तरह का क्रिया नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक तरह का चीज है, संज्ञा है। और एक और बात, वर्ब जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो व्यक्ति करता है, लेकिन काम जो ये एक्शन होती है, वो एक्शन एक तरह से हम लोग एहसास करते हैं। वी कांट सी द एक्शंस, एक्शन को हम लोग देख नहीं सकते। हाँ, नॉर्मल एक तरह से देखा जाए तो वो कुछ स्टेट बदल रहा है, तो हम उस तरह के, मैंने हाथ को ही मैं हिला रहा हूँ या मेरा मुंह हिल रहा है, तो एक तरह से ये हम एक्शन बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से नाउन दिखती है, नाउन जैसे मान लीजिए आप लोग के पास पेन होगा, पेन आपको एकदम विजुअली दिख रहा होगा, यहाँ भाई ये ऐसा दिखता है पेन। हाँ, तो हम अगर मान लीजिए कम है, तो कम मतलब आना होता है, ये कैसा दिखता है, ये अगर आप ये खोजना चाहिएगा, ये ढूंढना चाहिएगा कहीं भी, तो नहीं मिलेगा आपको। तो आप एक तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं, आप एक तरह से नॉर्मल एक अपने आप में दिमाग में ले सकते हैं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं वो एक्शन होते हैं और किसी और से नहीं, सजीव प्राणी से होते हैं, और ये नॉर्मली हम लोग इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद दूसरी बिंदु आती है ऑब्जेक्ट, जो कि आप लोग के पास स्क्रीन पे लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट माना इसको बोलते हैं कर्म, जो कि मैंने अभी आपको बोला इंग्लिश वाक्य में SVO, एस तो हो गया, वर्ब भी हो गया। ये ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट करता क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। मतलब क्या चीज की, मान लीजिए कि एक बोलता है एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म जो होता है इज अ पर्सन, या व्यक्ति हो सकता है, और थिंग या तो एक वस्तु हो सकता है। अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट मतलब कि जो भी करता है, करता मतलब सब्जेक्ट, जो कि आप लोग आप कुछ भी कर रहे हो, लिख रहे हो, तो किससे लिख रहे हो? पेन से लिखे, तो पेन तुम्हारा हो गया क्या चीज? एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो काम भी आप कर रहे हो, वेरी गुड, वर्ब भी हो गया। आप कर रहे हो तो अब सब्जेक्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, किससे काम कर रहे हो? तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कर रहे होगे, किसी न किसी एक चीज से कर रहे होगे, किसी न किसी मतलब एक तरह से व्यक्ति का मदद लेकर रहे हो। तो यही वो चीज जो कि हम लोग एक तरह से बोलते हैं ना कि रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक शॉर्टकट में आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप लोग स्क्रीन पे देखिए एक बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब देखिए इसके नोट में जो मैंने लिखी है, प्राय किसी वाक्य में व्हाट मतलब क्या, हुम किसको, से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य को ऑब्जेक्ट का ही होता है। अर्थात मान लीजिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया। अगर मान लीजिए रावण को आप नहीं देखो, 2 मिनट के लिए रावण को एकदम बिल्कुल ही आप अपने हाथ से या फिर एकदम बिल्कुल ही मत देखो, तो यहाँ लिखा रहेगा राम किल्ड, राम ने मारा। तो किसे मारा भाई? तो एक तरह से रावण को, एक तरह से पर्सन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ मारने का, किसके ऊपर जा रहा है? तो यहाँ पर रावण पर जा रहा है। तो यही चीज को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? एक तरह का ऑब्जेक्ट, और ये एक तरह का रिजल्ट होता है किसका? तो ये राम का, सब्जेक्ट का, है कि नहीं? तो इसी से आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी आप लोग, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं, और आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तब तक आइए देखिए कुछ पॉइंट्स, एक और पॉइंट्स है जो कि आप लोग को, ये भी आप लोग शायद मुझे लगता है जानते होंगे। लैंग्वेज, इसका मीनिंग होता है भाषा। अब ये लैंग्वेज होता क्या है? शॉर्टकट में हम इसको ये कह सकते हैं, ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम लोग कोई भी कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, राइट? तो इस तरह की चीजों को, मतलब कोई भी चीज बोलना है या कोई भी चीज किसी से बात करनी है, तो इस तरह की चीजों को, ये जो बोलने की जो हम कोई भी सोर्स का मदद करते हैं ना, मदद लेते हैं, तो वही चीज हो जाता है आपका क्या चीज? लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखी हुई भी है, ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये हो गया कि
कि आप इसको किसी भी तरह के आदान प्रदान में, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी से लेना है या देना है किसी को, तो हमको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, वरना सामने वाला व्यक्ति समझेगा क्या। मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे सामने वाले की भाषा में बोलिएगा, कुछ ऐसे चीज़ बोलिएगा ताकि उसको समझ में आ जाए। तो वही चीज़ कुछ और नहीं, वो लैंग्वेज है। चलिए, इस लैंग्वेज के जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग को 8 चीज से गुजरना पड़ता है। ये आप लोग के सामने लिखा हुआ है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब यहाँ पे एक तरह का भाषण नहीं, यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं शब्दांश। तो मतलब कि जैसे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के ही एक तरह के 8 भाग हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। वो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। नाउन का मतलब देख सकते हैं आप लोग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। देखिए यहाँ पे मैंने विशेषण पूरा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे तालम बुधन शो मुझे टाइपिंग करने में नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने क्या चीज कर दिया, इसलिए इसको शॉर्टकट में लिख दिया। इसका मीनिंग होता है विशेषण, और उसके बाद वर्ब का मीनिंग हो गया क्रिया, उसी तरह से एडवर्ब का मीनिंग हो गया क्रिया विशेषण, कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। अब देखिए आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा, क्या सर आप ये सब डील कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल ही डील करेंगे बाबू, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को बस नॉर्मल जितना मैं अभी बता रहा हूँ इसको बस याद रखना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बिंदु ही बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को ये मुझे लगता है कि ये सब चीज आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु जो हम लोग ने देखा वो है नाउन। तो नाउन के बारे में हम लोग जानते होंगे, जो कि आप लोग आज से नहीं बहुत हिंदी में भी पढ़े होंगे, वह शब्द जो किसी नाम को व्यक्त करता है, तो उसी को ही नाउन कहा जाता है। नो से नाम, नो से नाउन, ऐसे भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन या फिर आपने ऐसे बोला, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का भाव प्रकट करता है उसे संज्ञा करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने रेफरेंस हिंदी में पढ़ी होगी। उसी तरह का ही यही भी चीज भी लिखा हुआ है, ए देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब एक नाउन, एक संज्ञा जो होता है वो कुछ और नहीं, ये एक तरह का नेमिंग वर्ड होता है जो कि हम लोग नाम को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दुनिया में ये नहीं आता तो हम लोग कोई भी चीज का हम लोग किसी को समझ नहीं सकते थे। दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब भी इसकी आविष्कार हुई, जब इसको किसी व्यक्ति ने लिखना शुरू किया होगा नाउन के बारे में, क्यों, रीजन क्या चीज है कि दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर, सृष्टि पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि अलग अलग तरीके दिखते हैं, और इसी अलग अलग चीजों को बताने के लिए ग्रामर में हम लोग ने नाउन को पढ़ना शुरू किया। नाउन का एक आविष्कार किया गया ताकि क्या चीज हो कि हर वो वस्तुओं का नाम रखा जाए और हर जो आने वाले पीढ़ियों को किसी भी तरह का परेशानी ना हो इस नाउन के सहारे से। तो देखिए नाउन, ये देखिए, ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब ये किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, राम, चेयर, पॉट, पेन, etc। देखिए अब दूसरी बिंदु यहाँ पे जो आप लोग नाउन के बारे में लिखा है, इफ नाउन इज डिवाइडेड, अगर आप नाउन को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू द 5 फॉर्म, मतलब कि जैसे अगर इसको एक दल के आधार पर इसको अलग करते हो तो आप इसे 5 रूप में देखते हैं, और वो रूप आप लोग के सामने यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक स्क्रीन पे लिखी हुई है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका मीनिंग भी आप लोग देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसे आप शॉर्टकट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, पकमा। देखिए पकमा, इसको पढ़िए, PCC को पक पढ़ना है, MA मा पढ़ना है। तो PCC, P से हो गया प्रॉपर नाउन, C से हो गया कॉमन नाउन, और C से हो गया कलेक्टिव नाउन, और M से हो गया मटेरियल नाउन, और A से हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसी के साथ मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखना चाहते हैं, और मैं इस वीडियो को पार्ट 1 को यहीं पे क्लोज करता हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा बर्डन्स नहीं हो। पीछे की चीज़ें में जो अभी आप लोग ने देखा वो ज़्यादा कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं था, आप लोग नॉर्मली इसको याद रख सकते हैं। और इसी के साथ पार्ट 1 का अंत होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके मुझे दूर तक ले जाइए, ठीक है, और ताकि आप लोग के साथ मैं रहूं और इससे बेहतर वीडियो मैं आप लोग के सामने ला सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।